हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा ज्ञान। और जो जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज का सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर पेपर 1 और 2 में फ्रूटफुल होगा। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूरमी, भारतेंदु, नारीश्वर या फिर लोकेश्वर्य? सही आंसर इसका बी होगा, भारतेंदु। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो भारत प्लस इंदु लिखा जाएगा। द में छोटी ऊ की मात्रा होगा। इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया? ए। ठीक है, ए बन गया। यहाँ पे ए तो दिख रहा होगा ना, ते। तो ये जो रूल आता है वो गुण संधि का होता है। बाकी सिंदूरमु के देख लीजिए, सिंधु प्लस उर्मी होगा, बड़ी यू होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बड़ी होता है। ओके ना, यहाँ पे संधि होने के बाद जो है से ध में बड़ी ऊ लग जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस नारीश्वर का हो जाएगा नारी प्लस ईश्वर। दोनों में दीर्घ संधि है, ए और सी दोनों में दीर्घ संधि है, ध्यान रखिए। बाकी लोकेश्वर्य को भी देख लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होता है लोक प्लस ऐश्वर्य। ए वाला लोक प्लस ऐश्वर्य लिखिए, तो इसमें हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। तीन तो यहाँ पे हो गया, एक हो गया गुण संधि, एक हो गया दीर्घ संधि, एक हो गया वृद्धि संधि, एक होता है यन संधि और एक होता है अयादी संधि। 5 आपने देख लिया। ये सारा जो है स्वर संधि के प्रकार है, यानी कि स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार होते हैं और संधि के भी 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। इसको क्या बोलते हैं? यह बोला जा रहा है कि एक संयुक्त व्यंजन है, बाद में डिस्कस करूंगा। विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ है और 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? आंसर इसका डी होगा। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है। अगर महाप्राण व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन थोड़ा सा अगर पता हो तो आप लोग पंचमाक्षर का तो नाम सुने होंगे, क ख ग घ अंग है, तो उसको नंबरिंग दिया जाता है 1 2 3 4, तो उसी को पंचमाक्षर कहा जाता है। तो जो आप देख रहे हैं 1, उसका 3 और 5, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ये होता है अल्पप्राण, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये होता है महाप्राण। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। ओके, तो महाप्राण व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण एक साथ नहीं किया जा सकता है। बाकी और क्लियर करूंगा यहाँ पे। ये जो ज्ञ आप लोग देख रहे हैं या किससे बना है? ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। यह आपको ज प्लस इया से मिलकर बना है ज्ञ। तो इसका उच्चारण हिंदी में ना इस तरह से किया जाता है ज्ञ। तो परंपरा से उच्चारण इसका भिन्न हो गया हिंदी में, तो ज्ञ इसको बोला जाता है और इसको संयुक्त छ बोला जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक संयुक्त व्यंजन है। और बाकी विसर्ग का उच्चारण स्थान देख लीजिए, आई उच्चारण स्थान भी यहाँ पे लिया गया है। तो अगर देखिएगा तो उच्चारण स्थान यहाँ पे ह प्लस अ है ना, तो विसर्ग इसी को कहा जाता है, इसको विसर्ग को। तो विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। बाकी सारा आप लोग देख लीजिएगा उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है, सब वर्ण में आपको आता है ना टॉपिक में। बाकी इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, दंतोष्ठ से उच्चारण सिर्फ व का होता है और 2 से होता है आपका कंठोष्ठ से, तो ओ और अ आता है, और कंठ तालु से ए और आ आता है। ये सब ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 3, ये सब ध्यान रखिएगा। और आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वह अनुस्वार और विसर्ग को अवयोगवाह कहे हैं, ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ना भी है, सिलेबस में भी दिया गया है। आंसर इसका डी होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा चीज को डिटेल में कवर कर लिया। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का होता है उत प्लस चारण। आंसर इसका डी हो जाएगा उच्चारण का। इसमें भी आपको व्यंजन संधि है। इसी तरह से अगर उल्लास बोलिएगा, उल्लास देख लीजिए, तो उत प्लस लास होगा उल्लास, इसमें भी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है, साखी और शबद रचनाएं किस संत कवि की है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी? इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। तो साखी और शबद जो रचनाएं हैं वह कबीरदास की है। देखिए कबीरदास जो है से इनका जन्मस्थान काशी है, ध्यान रखिएगा। और जितना भी आपका देखिए सिलेबस में मेंशन है, अब जो क्लास आएगा उसके अकॉर्डिंग ही डिटो आपको उसी अकॉर्डिंग मिलने वाला है। हो सकता है कि अब तक तो क्लास चला होगा तो उस समय थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन अब से जो क्लास आएगा वो आपका एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। बाकी तुलसीदास को तो पता होगा, इनका जन्म स्थान चित्रकूट है, नाम सुने होंगे आप लोग, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। सूरदास का जन्म स्थान सीही है, सीही ये आपको हरियाणा मिलेगा। और जायसी के जन्म स्थान के बारे में उसी तरह से मतभेद है जिस तरह से बिरसा मुंडा के जो मृत्यु है उसका जो है उसमें मतभेद है। ठीक है, कि जहर दिया गया या फिर जो है से हैजा से हुआ था। तो इनको कोई कोई अमेठी कहता है, कोई कोई रायबरेली कहता है। तो ध्यान रखिएगा जायसी है, इनको विद्रोही कवि की संज्ञा दी जाती है। अगर गुरु का मैं नाम बताऊं तो कबीरदास के जो गुरु थे वह रामानंद थे, तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था और
सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। विज्ञप्ति, यह जीएसएससी एक्साइज के सिलेबस में मेंशन है, पत्र लेखन ना, ठीक है, तो उसमें यह सिलेबस में आपको काम करेगा। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम कहाँ पे होता है? सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर, या फिर कहीं नहीं होता है? आंसर इसका हो जाएगा सबसे नीचे दाईं ओर। ठीक है, कहीं नहीं कैसे नहीं होगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा विज्ञप्ति जो होता है, इस तरह से देख लीजिए। विज्ञप्ति का जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। कार्यालय का नाम और पता होता है, यहाँ पे दिनांक होता है, ओके, और यहाँ क्रमांक होता है, यहाँ पे स्थान दिनांक होता है, उसका शीर्षक दिया जाता है, और क्या क्या बारे में जो है विज्ञप्ति दिया जा रहा है वहाँ पे लिखा जाता है, और जो हस्ताक्षर किया जाता है पदाधिकारी का, अधिकारी का, वह यहाँ पे यह हो गया आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया राइट साइड, और उसका हो बॉटम साइड, यानी कि नीचे दाईं ओर। यही था आंसर, सबसे नीचे दाहिनी ओर। ओके, इस तरह देख लीजिएगा, झारखंड लोक सेवा आयोग का एक प्रेस विज्ञप्ति निकला था। ओके ना, तो क्या क्या था आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हस्ताक्षर किया जाता है, जिससे कुछ फॉर्मेट होता है विज्ञप्ति का। ओके, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पत्र लेखन सही है। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है विज्ञप्ति, निविदा सूचना, अधिसूचना या फिर ज्ञापन। तो अभी बताया था यह विज्ञप्ति होता है ना। तो जो सरकारी विभाग है अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए विज्ञप्ति को जारी करता है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। बाकी देख लीजिएगा, निविदा सूचना क्या होता है? तो इसका उद्देश्य किसी निर्माण कार्य में सामान की आपूर्ति करवाने तथा सामान की नीलामी करवाने के लिए होता है। यानी कि सामान की आपूर्ति करवाना है तो वहाँ पे निविदा दिया जाता है, उसका सामान का नीलामी भी करवाना है तो उसके लिए भी निविदा जो है से सूचना दिया जाता है। ज्ञापन क्या होता है? तो ज्ञापन का प्रयोग किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही होता है। ठीक है ना, ज्ञापन देना है तो कोई भी अगर डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर ही होगा। तो उसमें आपको आवेदन पत्रों के उत्तर पत्र, प्राप्ति की सूचना, याचिका, ये सब जो है इसमें ज्ञापन में शामिल होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। विराम चिन्ह का नाम बताना है, ये क्या है? अर्धविराम, विराम, अल्पविराम या फिर हंसपद। आंसर इसका ये हो जाएगा, यह अर्धविराम है। ये जो आप लोग इस तरह से देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में और इसी में होता है कि अर्धविराम कौन है, अल्पविराम कौन है। तो यह अल्प विराम है, ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो अल्प विराम है। थोड़ा सा रुकने के लिए अल्पविराम करते हैं, पूरा जब रुकना होता है तो वहाँ पे फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम दिया जाता है। इसको अर्धविराम कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको सेमीकोलन आप लोग बोलते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी इतना सारा विराम चिन्ह है, देख लीजिएगा। अल्प विराम इस तरह से होता है, अर्धविराम इस तरह से होता है, पूर्ण विराम इस तरह से। और आजकल जो है इंग्लिश हिंदी में भी जो अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप है ना, उसी तरह से दिया जाता है, यानी कि सिर्फ बिंदु। बाकी उपविराम देख लीजिएगा, इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह पता होगा, योजक चिन्ह पता होगा, कोष्टक, और यह उदाहरण नहीं है, इसको उदाहरण चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। विस्मयादि बोधक चिन्ह देख लीजिएगा, लाघव चिन्ह इस तरह का होता है, निर्देशक होता है। बाकी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, सारा हो गया, ध्यान देख लीजिएगा, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अल्पविराम, अर्धविराम, उसका प्रश्नवाचक, योजक, उसका उदाहरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक, ये सब पूछा जाता है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा मनसिज ना। मनसिज का मतलब कामदेव होता है, कामदेव यानी कि काम के देवता, प्रेम के देवता। ठीक है, मनसिज होता है। जलज, अंबुज, पंकज, सरोज, ठीक है, ये सब जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। राजीव, ये सब भी होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? तो संतोष का विलोम शब्द हो जाएगा असंतोष ना। असंतुष्ट मत बोल दीजिएगा, संतुष्ट का विलोम हो जाएगा असंतुष्ट। आंसर इसका सी हो जाएगा। हिंदी वचन कितने होते हैं? आई होप कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पे होता है? अधिसूचना, इसको नोटिफिकेशन बोला जाता है, तो डिटेल में डिस्कस करूंगा अधिसूचना को। राजपत्र, जिसको गैजेट बोलते हैं, समाचार पत्र, सूचना पट, या फिर इनमें से कहीं पे नहीं। तो आंसर इसका ये हो जाएगा राजपत्र। जो ऑफिशियल गैजेट होता है ना, वहीं पे अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन को प्रकाशित किया जाता है। देखिए अधिसूचना क्या होता है, डिटेल में बताता हूँ। अधिसूचना सबसे पहले देख लीजिएगा, लिखा गया सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाता है। राजपत्रित यानी गैजेटेड जो ऑफिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनका नियुक्ति आपको करना है, स्थानांतरण करना, एक जगह दूसरी जगह भेजना है, पद से पृथक करना, हटाना है, अवकाश देना है, पदोन्नति देना है, पदमुक्ति देना है, आदि सूचनाएं जो होता है प्रकाशित करने के लिए सरकारी गजट का प्रयोग किया जाता है अधिसूचना के लिए। बाकी दूसरा देखिए, कोई नियम है, अधिनियम है, आदेश है, कोई नीति है, कोई शक्ति है, उसको लागू करने की जो सूचना होता है उसका भी प्रकाशन जो है यही अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अधिसूचना होता है। या जेएसएससी एक्साइज का टॉपिक पेपर नंबर 2 में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये सारा जो पत्र लेखन आ रहा है वो एक्साइज का टॉपिक है।
इस तरह से देख लीजिएगा, यहाँ पे गैजेट है, कुछ हरियाणा गवर्नमेंट का है गैजेट, तो इस तरह से देख लीजिएगा, इस तरह से कुछ होता है। तो क्या यहाँ पे दिया गया है निर्देश, आप थोड़ा सा पॉज करके रीड कर लीजिएगा। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, या फिर उपयुक्त में से तीनों काम। तो आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे निविदा था ना, तो इसका उद्देश्य निर्माण कार्य के सामान को आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, और एक और ऑप्शन था यहाँ पे निर्माण कार्य करवाना। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, तीनों काम इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्ञापन तो शायद पहले भी डिस्कस कर दिया, ज्ञापन नहीं किया था, किया गया होगा, क्या किया गया था। अब बताइए कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, श्रृंगार का। ये मैं बोल चुका हूं कि इसमें ए वाला नहीं लगता है। श्रृंगार का सही रूप इस तरह से लिखा जाता है, अगर सही है, अगर ऐसा लग गया तो ये गलत हो जाएगा। श्रृंगार का सही रूप ये रहेगा। तद्भव कौन है? वृक्ष, वृक्ष, पल्लव या फिर खजूर। खजूर जो है से एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम ना खरजूर होता है, खरजूर। ओके, चलिए। वृक्ष देखिए एक तत्सम शब्द है, इसका होगा रूखा। और जो पल्लव है यह एक तत्सम है, इसका पल्ला होता है ना तद्भव शब्द। और वृक्ष समझते होंगे पेड़ होता है, वृक्ष। आंसर इसका डी हो जाएगा। निराला का उपनाम क्या है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी जेएसएससी एक्साम में पूछा जा चुका है कि सच्चिदानंद हीरानंद व सयायन का जो है से नाम क्या है, यानी कि इसका जो है से पूरा नाम है। तो देखिए ये जो निराला नाम है वो सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम है ना, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप लोग सुने भी होंगे, तो लास्ट इनका नेम में लगता है निराला, तो ये सब कभी लगाते हैं। बाकी जो सच्चिदानंद हीरानंद वासयन है, इनका नाम अज्ञेय है, ये सब याद रखिएगा, अज्ञेय। बाकी गजानंद माधव, तो क्वेश्चन ही गलत है, इनका नाम में ये नहीं होना चाहिए। मुक्तिबोध इनको कहा जाता है, इनका नाम है गजानंद माधव और मुक्तिबोध लिखा जाता है। बाकी बद्री नारायण चौधरी का नाम है प्रेमधन, प्रेमधन, ठीक है। तो प्रेमधन होता लगता है इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है, और सुमित्रानंदन पंत होता है, और रामधारी सिंह दिनकर होता है। तो ये सब लास्ट में याद रखिएगा, डायरेक्ट जैसे पूछा जाता है। आंसर कौन हो गया? आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिभाषित शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द भरना है। मृग डैश खा रहा है, क्या खा रहा है? तो मृग शावक घास खा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मृग के बच्चा को शावक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में बेबी डियर को फॉन कहा जाता है ना, FAWN, पढ़ा था ना आपने, द बेबी डियर को फॉन कहा जाता है, ठीक है। छावा 34वें नेशनल गेम का शुभंकर। आंसर इसका डी हो जाएगा। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण बताइए। बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय है। तो कनफटा का होता है कान है फटे जिसके, ठीक है। तो ये बहुव्रीहि हुआ, किसी अन्य पद की प्रधानता करता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद की प्रधानता की जाती है, ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे दशान है, तो दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। इसको ये कुछ कहानी होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। समास का टोटल 6 भेद होते हैं ना, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 4 तो यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तत्पुरुष है और एक द्विगु होगा, और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? जेएसएससी सीजीएल का पेपर नंबर 2 में भी समास को डाला गया है ना, ध्यान रखिएगा। नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या फिर रणशूर। तो समास विग्रह लग रहा होगा यहाँ पे कार्य में दक्ष ना, तो कार्य में जो दक्ष होता है उसको बोलते हैं कार्य दक्ष। तो ये समास विग्रह किया हुआ है। समास विग्रह और समासिक पद में अंतर होता है। जब उसको तोड़ तोड़ कर लिखा जाता है ना, तब उसको समास विग्रह कहते हैं, और मिलाकर जब लिख दिया जाता है तो उसको समस्त पद बोला जाता है। तो कार्य में दक्ष एक समास विग्रह का उदाहरण है। कला प्रवीण, रणशूर, नगर प्रवेश, ये सब जो है से समासिक पद कहा जा सकता है। अच्छा, कार्य में जो दक्ष है इसमें कौन सा समास होगा? तो अधिकरण में या पर होता है ना, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए लोकोक्ति क्या होगा? लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्ति। हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, या फिर सावन हरे न भादो सूखे। आंसर इसका डी हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे का मतलब होता है परिस्थिति हमेशा एक जैसा रहना। ओके, आंसर इसका डी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बाकी देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो है वो दिखेगा। होनहार बिरवान के होते चिकने पात, यानी कि जो अच्छे कार्य करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।
जो बुरे कार्य करते हैं उनके साथ हमेशा बुराई होता है। यही होता है होनहार बीरवान के होते हैं चिकने पात, यानी अच्छा काम करने के लिए चलेगा तो आपको सफलता मिलते जाएगा और आप और आगे बढ़ते जाएंगे। मुंह में राम बगल में छुरी खाना मतलब पास रहकर जो है से हानि पहुंचाना, नुकसान करना। आंसर इसका डी हो जाएगा। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। आंसर इसका सी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लिए जो है से ये बोल सकते हैं कि श्रेष्ठतम कृति है हरिवंश राय बच्चन जी का। तो आंसर इसका सी होगा, इसी के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ओके, 1968 में। नागार्जुन का देखिएगा पूरा नाम ना वैद्यनाथ मिश्र है ना, वैद्यनाथ मिश्र, उनको मुक्तिबोध कहा जाता है। सब कुछ याद रख सकते हैं। परिवर्तन परिवार में परिवर्तन और परिवार में उस और कौन सा है? तो बहुत ईजी है, इसमें परि प्लस वर्तन लगा हुआ है। वर्तन मतलब घूमना होता है, ठीक है, और परि मतलब चार ओर, तो यानी कि चार ओर जो घूम रहा है, बदलाव हो रहा है, उसी को परिवर्तन कहते हैं। और परिवार ये होता है परि प्लस वार, तो परि इसमें उसर हो गया, वार मूल शब्द है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता डैश लिखी है, मैंने, उस, तुम, किसने। देखिए उस तो लिखी है ऐसे बोलेंगे नहीं, और तुम लिखी है नहीं बोलेंगे, बोलना होगा तो तुमने बोलेंगे। किसने हो सकता था कि यह कविता किसने लिखी है, सही जा रहा है आंसर, लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखिए फुल स्टॉप लगाया गया है, यानी कि पूर्ण विराम लगाया गया है। तो यह किसने क्या है, यह एक प्रश्नवाचक जो है से शब्द है, तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। तो यह इसको भी काट लीजिए, सबको काट लीजिए, मैंने लगेगा। तो यह कविता मैंने लिखी है, यही सही आंसर होगा। किसने क्यों काटा पता चला ना, लास्ट में फुल स्टॉप है इसलिए किसने को काट दिया। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? प्रेमाख्यान का मतलब क्या होता है? प्रेमाख्यान का मतलब होता है प्रेम की गाथा सुनाना, कहना, लिखना, उस तरह से होता है प्रेमाख्यान। तो ये बोला गया है मलिक मोहम्मद जैसी को ना, तो बहुत सारा कहानी सुने होंगे, इनको विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी को। जैसे इनका कुछ नाम अगर मतलब जो रचनाएं हैं नाम लीजिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पद्मावत है। पद्मावत है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और मूवी भी बन चुका है इस पर, संजय लीला भंसाली के द्वारा बनाया गया था पद्मावती। बाकी कुछ और है, चित्ररेखा, चित्ररेखा है, चित्रलेखा नहीं, ठीक है। और भी कुछ देखिएगा तो आखिरी सलाम है, अखरावट है, आखिरी कलाम, सलाम बोला जाता है, आखिरी कलाम है और अखरावट, ये सब कुछ रचनाएं इनको याद रखिएगा। तो प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किससे बना गया? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। ये जो पद्मावत है ये ज़्यादातर अवधि में लिखते थे ना, ध्यान रखिएगा, अवधि, ये अवधि रहेगा, ये अवधि में अंतर है, ये अवधि भाषा है और इस अवधि का मतलब समय होता है। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहुत ईजी है, उत प्लस घाटन होगा, आंसर इसका बी होगा। देखिए इस तरह से ऑप्शन रहता है, गलत आ जाएगा, हलंत यहाँ पे लगना चाहिए तब जाकर उद्घाटन बनेगा। व्यंजन संधि आ गया इसमें। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए, यानी कि समास विग्रह होता है ना, उसका जस्ट उल्टा समासिक पद आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि मिला जुला कर लिखना। वायु वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च या फिर पद से भ्रष्ट। आंसर इसका ये हो जाएगा वायु वेग। वायु वेग का संधि विच्छेद क्या होगा, सॉरी समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होगा वायु का वेग, तो उसको बोलते हैं वायु वेग। काके की आ रहा है, यानी कि सारा में तत्पुरुष समास, सब तत्पुरुष समास है, काके की आ रहा है तत्पुरुष समास है। और इसके बाद पद से भ्रष्ट, इसमें अगर टाइप में पूछूं कि पद से भ्रष्ट जो है इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तो इसमें आपादान तत्पुरुष है। पद से भ्रष्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे विलगाव का सेंस आ रहा है कि मूल जो रास्ता है उससे भटक गया है ना, तो इसमें आपादान आएगा। बिछड़ाव के लिए जुदा होने के अर्थ में यूज किया जाता है। आंसर इसका वायु वेग हो जाएगा। एक समासिक पद है और समासिक पद है, ये सब जो है से आपका समास विग्रह का एग्जाम्पल है, बी, सी और डी। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वेणु लो गुंजेधरा, हिम करिटिनी, हिम तरंगिनी या फिर युग चरण। आंसर इसका सी होगा, हिम तरंगिनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिम देखिएगा तो 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है से शुरू किया गया था और पहला बार जो है से माखनलाल चतुर्वेदी को ही दिया गया था, तो इसीलिए पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार भी दिया जाता है ना, वह 2011 से दिया जाता है। और बाकी ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार उसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति ना त्रिलिंग शब्द से हुआ है, 3 लिंगों के नाम से इसका नाम जो है से पड़ा है त्रिलिंग, उसी से बाद में जाकर तेलुगु शब्द बन चुका है। आंसर इसका बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 344, 46, 48 या फिर 120? आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 348 का खंड नंबर 1 कहता है कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, बाकी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सबका भाषा अंग्रेजी होगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो कोर्ट होता है उसका कार्यवाही नहीं होता है। तो देखिएगा जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, तो कोर्ट का कभी भी नोटिस आएगा ना कहीं से भी, वो टोटल इंग्लिश में रहता है, हिंदी में कभी रहता ही नहीं है। तो किसी जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको बुलाया जाता है कि भाई थोड़ा पढ़ दो क्या नोटिस आया है। ओके, तो ये सब कुछ कहानी होता है। बाकी आपको पता होगा आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये सब राजभाषा के बारे में लिखा हुआ है संविधान में। अब किस में है यार, इस अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा हूँ और भाग 17 में सब आता है, इसे कुछ ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हिंदी तो पता होगा, आर्टिकल 343 क्लॉज नंबर 1 कहता है कि भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहा हूँ, राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ये सब कुछ याद रखिएगा। आंसर इसका सही है। हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सा है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसक प्रिया या फिर विज्ञान गीता? सही आंसर इसका ये होगा रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका एक रामकाव्य परंपरा के अनुसार एक विशिष्ट कृति है। चारों के चारों जो कृतियां देखिएगा वह सारा का सारा केशव दास का है। और कुछ रीड कर सकते हैं यहाँ पे, रसक प्रिया, कवि प्रिया, नखसीक है, उसके बाद छंदमाला, रामचंद्रिका, वीरसी, देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, टोटल मिलाकर 9 जो ऐसे ग्रंथ इनके द्वारा रचित है। तो सब कुछ याद रखिएगा। रामचंद्रिका एक विशिष्ट कृति माना जाता है रामकाव्य परंपरा के अनुसार। जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर नाम धातु? आंसर इसका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। देखिए आगे चलकर संयुक्त क्रिया क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनता है संयुक्त क्रिया कहलाता है। दूसरा बात है कृदंत धातु। कृदंत धातु आप लोग पढ़े होंगे प्रत्यय के बारे में ना, तो प्रत्यय 2 तरह का होता है, कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय है कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय किसमें लगता है, तो क्रिया या धातु में जो प्रत्यय लगता है उसको कृत प्रत्यय बोलते हैं। उससे जो शब्द बनता है उसको हम लोग कृदंत जो ऐसे शब्द बोलते हैं या फिर धातु आप लोग बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वो हो गया। बाकी जो तद्धित होता है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वो सब में लगता है ना प्रत्यय, ये सब को ध्यान रखिएगा। तो उसके आगे यहाँ से सहायक क्रिया आपको लगा देना है तो संयुक्त क्रिया बन जाएगा। जैसे देखिए राम ने गाना गा लिया, ठीक है, तो गा के बाद क्या है यहाँ पे लिया है, तो ये सब जो है सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया मूल क्रिया से मिलकर जो है संयुक्त क्रिया बनता है। ये सब कुछ देख लीजिए, चले जाओ, चली गई, ठीक है, खा चुका है, ये सब जो है सहायक क्रिया हो जाएगा, चुका और है। उसके बाद पढ़ने लगी, तो लगी यहाँ पे जो है सहायक क्रिया हो जाएगा। ओके, चलिए आंसर सी हो जाएगा। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही सब चुनिए। गांव के लोगों को क्या कहते हैं? गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गोवारा व्यक्ति या फिर देहाती व्यक्ति? तो गांव में जो रहता है उसको ग्रामीण कहा जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। गंवार शब्द हम लोग यूज करते हैं ना, जो नॉर्मली तो गांव में ही रहता है लेकिन वो जो है उतना बुद्धिमान नहीं होता, उसको हम लोग गंवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही मुहावरा भरना है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि क्या कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। आप लोगों को पता है जो तिल होता है, तिल नाम सुने हैं या सुने हैं? तिल जो होता है उसे तेल निकाला जाता है। तो अगर एक ऐसा तेल है जिसमें तेल है ही नहीं, तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन है जिससे कुछ अपेक्षा हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको बोला जाता है इन तेलों में तेल ही नहीं। कुछ अन्य शब्द में अगर इसको बोलिएगा तो कंजूस से कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है इन तेलों में तेल नहीं, यानी कि कंजूस व्यक्ति से कुछ आप लोग आशा नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देख लीजिएगा यहाँ पे सब तो पता हो, घर का मुर्गी दाल बराबर और कंगाली में आटा गिला, यानी कि मुश्किल में और ज़्यादा मुश्किल हो जाना। घर का मुर्गी दाल बराबर समझते होंगे, जो अपना व्यक्ति होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। सर सलामत तो पगड़ी हजार, इसका मतलब होता है सेहत और जो तंदुरुस्ती होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ना कि सेहत है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ, बोलते हैं ना जान बचे तो लाखों उपाय, जान बचाना चाहिए उसके बाद तो बहुत सारे उपाय है। यानी कि सर रहेगा तो बहुत सारा पगड़ी जो है से आप पहन सकते हैं उस पर। यानी बोला जा रहा था, कोई समझिए इसको कि कोई पगड़ी पहना होगा तो वो पगड़ी को बचा रहा होगा, अगर पगड़ी फेंको नहीं तो सर कट जाएगा, सर अगर बच गया तो पगड़ी ऐसा हजार आ जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक साथ नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा या फिर फूफा? तो बेटे मौज कर दी, ओके, तो बेटे तो कहा जाता है, तो बेटा से बेटे बन सकता है, काके नहीं बोलते हैं, चाचे नहीं बोलते हैं, फूफे नहीं बोलते हैं, ठीक है, आंसर इसका ही हो जाएगा। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? इसका आंसर 1970 हो जाएगा। तो याद रखिएगा
साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात किएगा, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। 1970 याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। निम्नलिखित शब्दों में से क्रमशः पर्यायवाची शब्द कौन होंगे? तो क्वेश्चन टफ कर दिया, 3 का पूछ दिया एक साथ, एक ही क्वेश्चन में 3 पूछ दिया। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। रुद्रानी, नंदन और अवनी, ये इसका आंसर हो जाएगा। रुद्रानी का अर्थ पार्वती होता है और नंदन का अर्थ यहाँ पे नहीं लगेगा, नंदन का अर्थ होता है पुत्र, और पृथ्वी, अवनी का मतलब ही पृथ्वी होता है ना, धरा, पृथ्वी, धरती, वसुंधरा, अवनी, ये सब जो है पृथ्वी के पर्यायवाची है। बाकी सबको क्लियर कर देता हूँ, शिवा तो समझते होंगे। हाँ, आत्मजा का मतलब ना बेटी होता है, और उमा का मतलब भी देखिए पार्वती होता है। सूत का मतलब पुत्र होता है, लेकिन सुधा का मतलब ना पृथ्वी नहीं होता है, सुधा का मतलब अमृत होता है, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। सुमन तो समझते होंगे, पुष्प या फूल बोलते हैं। सूता, देखिए सूत मतलब होता है पुत्र और सूता का मतलब होता है पुत्री, वसुधा का मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ था। सही आंसर इसका भी होगा, सारा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया। ओके, उमा का अर्थ भी पार्वती ही होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, डिस्कस किया था ना। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो विज्ञान वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है, तो ज्ञान इसमें मूल शब्द है और वी इसमें उपसर्ग लगा है, तो विज्ञान हो जाएगा, वी आंसर इसका हो जाएगा। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें मूल शब्द ना महाजन है, महाजन, और उसके बाद इसमें प्रत्यय ई लगा हुआ है। कौन सा ई, छोटी या बड़ी? अगर छोटी लगा दीजिएगा तो यहाँ पे नी बन जाएगा, अगर बड़ी लगा दीजिएगा ये वाला तो ए बन जाएगा। महाजनी में क्या है, ये वाला ना है, तो आंसर इसका ही होना चाहिए, बड़ी ही लगेगा। ओके, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण बताइए। वृद्धि, गुण या फिर यन या फिर दीर्घ। तो प्रत्येक में देखिएगा तो क्या होता है, प्रति प्लस एक। ओके, तो फिर से वही कहानी है, इसको डिटेल किया था। प्रति ई आ रहा है यहाँ पे और इसमें ए आ रहा है, ई और ए मिला तो ए बना, तो क्या हो गया, प्रत्येक। ए कार्य यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसमें क्या रोल था, यह गुण संधि का ही रोल था। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सा है? अभी तो डिस्कस किया था, ठीक है, कि सहायक क्रिया जाना यहाँ पे मूल क्रिया हो जाएगा और हूँ यहाँ पे सहायक क्रिया हो जाएगा, तो हूँ यहाँ का आंसर हो जाएगा। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। राष्ट्र में ये प्रत्यय लगने पर यह राष्ट्रीय बन जाएगा, आंसर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, रैदास, हरिदास, निरंजनी या फिर दादू दयाल। आंसर इसका भी होगा, रैदास की यह पंक्ति है। इनको आप लोग रविदास के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। संत रविदास जयंती भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोग सुने होंगे। आंसर इज बी। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान आपको करना है। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक या फिर परम औषधि। आंसर इसका डी हो जाएगा। यौगिक शब्द किन शब्दों को कहा जाता है? तो यौगिक शब्द जो है उन शब्दों को कहा जाता है जिसको खंड और टुकड़े करने पर हर एक खंड के कोई न कोई अर्थ निकल सके। तो अगर परम औषधि को टुकड़ा टुकड़ा कीजिएगा तो परम प्लस औषधि जो है निकल कर आएगा। परम का अर्थ होता है उच्च कोटि का, औषधि मतलब दवा होता है, तो उच्च कोटि का जो दवा होता है उसी को परम औषधि कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको आप लोग पेनासिया कह सकते हैं, पढ़े हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेनासिया, अ क्योर फॉर ऑल, रामबाण, उसी तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि परम औषधि है। ओके, आई होप की क्लास काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में आपको बढ़ाते रहना है। बाकी सारे फालतू चीज़ें जो कि सोसाइटी को हार्म करते हैं और लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। PDF@learners का एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वंदे भारतम, जय हिंद।